नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बात करेंगे 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर। आपको बताते चले कि सभी पार्टियां पूरी तैयारी पर जुटी हुई हैं और बसपा प्रमुख यानी कि मायावती ने कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार वर्ष 2007 की तरह ही नतीजे आएंगे। उन्होंने कहा है कि बसपा शासनकाल की तरह किसी भी सरकार ने कार्य नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा है कि हमें 2007 से 2012 के दौरान सत्ता में रहते हुए जो विकास के कार्य किए हैं उसका प्रचार करके ही जनता से समर्थन मांगेंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि चुनाव की तैयारी में जुटे रहें और उन्होंने कहा है कि पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है बल्कि इसके दिखने में विश्वास रखती है। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे और हमारे साथ कुछ ही देर में हमारे कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका हम परिचय कराएंगे। आपको बताते चले कि 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर जो पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से सतर्क हो गई हैं और जनता से कई तरीके के वादे भी किए जा रहे हैं, जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। चलिए चर्चा पर चलेंगे और चर्चा पर चलने से पहले आपको अपने मेहमानों से आपको परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी से, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, नेता चंद्रभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज पर। और इसी के साथ ईरम हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ ही देर में, जो कि आम आदमी पार्टी से नेता हैं। और इसी के साथ हमारे साथ रमन जुड़ रहे हैं, जो कि भगत सिंह फोर्स यूनाइटेड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रमन जी। सबसे पहले बीजेपी से हमारे साथ चंद्रभूषण जी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। चंद्रभूषण जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी चंद्रभूषण जी, 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। जो विपक्षी पार्टियां हैं अभी तक तो सरकार को वो बढ़ते दामों को लेकर यहाँ पर विपक्ष निशाना साधता रहा है। तेल और पेट्रोल के दाम जो जिस तरीके से बढ़ रहे थे, लेकिन सरकार ने तेल और पेट्रोल के दाम भी कम किए। और इसके साथ किसानों का जो मुद्दा था ये बेहद अहम बना हुआ था, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि 3 कृषि बिल जो हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। अब क्या लगता है कि 2022 का चुनाव आप किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष अभी भी आप पर हमलावर है, कह रहा है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। जिस प्रकार से चुनाव की तरफ भारतीय जनता पार्टी जा रही है और देश के लोग वादों, लेकिन जितनी भी और दूसरी पार्टियां हैं वो वादे कर रही हैं, ये कर दूंगा, ये कर दूंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किए हुए कार्यों को हमारे लिए, जनता को ये बताने के लिए या ये कहने के लिए वादे नहीं है, हम काम करके दिखा रहे हैं और काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया है, वो चाहे किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, गरीबों के लिए हो, वो सब कार्य हमारे विकास मॉडल को दिखाता है। और हम लोग अपने ही किए हुए वादों पर चुनाव में जा रहे हैं, जनता से कह रहे हैं कि पिछले 15 वर्षों में जो लोग कुछ कार्य नहीं कर पाए, आप देख लीजिए, आपने हमें 5 वर्ष इस बार मौका दिया है, आगे भी मौका देंगे तो हमारे कार्य को देखकर मौका देंगे। हमने जनता के विपक्षी पार्टियां तो यहाँ पर ये भी कह रही हैं, अगर अखिलेश यादव की बात की जाए, जब आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया तो उन्होंने कहा था ये तो मेरा बनाया हुआ है, मेरी तर्ज पर और मेरी सरकार से ये काम शुरू हुआ। एक बताइए कि एक आदमी एक केवल एक कहानी लिखता है, ठीक है, मैं आपसे कहूं कि आप एक कहानी लिखिए और आप कहानी, वो पिक्चर आपकी नहीं बन पाती है। फिल्म जो बनाता है वही प्रोड्यूसर होता है ना, कि जो फिल्म बनाएगा नहीं वो प्रोड्यूसर बन जाएगा। लेकिन वो कह रहे सोच हमारी थी, न्यू हमने रखी, नहीं केवल बीजेपी ने फीता काटने का काम किया। उन्होंने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा भी था कि कैंची दिल्ली से आई और लखनऊ से फीता। देखिए, ये अखिलेश की नकारात्मक राजनीति है इस देश में। एक चीज बताइए कि मनमोहन, ये सरकारें जो है जनता द्वारा चुनी जाती हैं, जनता एक सरकार को हटा देती है तो इसका मतलब हो गया कि आपने जो सोचा था वो क्या दूसरा नहीं सोच सकता? क्या आपसे बेहतर सोच सकता है, आपसे बेहतर कर सकता है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आपसे बेहतर करके दिखाया, इसलिए आज जनता उनको अपना मानती है और अपना मान रही है। आपको बता दूं,
2000 जब चुनाव हुए 18 में माननीय अपने मोदी जी ने वहाँ शिलान्यास किया और शिलान्यास का कार्यक्रम माननीय मोदी जी ने किया। उसके बाद 2.5 वर्षों में ये एक्सप्रेस वे बन के तैयार हो गया। अब अखिलेश जी कह रहे हैं मैं 2016 में चुनाव से पहले एक पोस्टर रिलीज कर गया था, वो पोस्टर रिलीज करने से मैंने हाईवे बना दिया। अरे भाई साहब, कोई छोटी चीज है? 22,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। एक दिन का ये नहीं था कि एक दिन कोई खांचा बनाना है और ईंटे का खांचा बनेगा और ईंटा बन गया। आप क्या समझते हैं? अखिलेश को इन तथ्यों पर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि एक अपनी लाइन में खींच गए लाइन और कहे कि मैंने एक्सप्रेस वे सोचा था? ये कौन सी बात होती है? आप 22,000 करोड़ रुपए का काम कर रहे हैं। कोविड होने के बाद भी योगी जी के नेतृत्व में वहाँ पर कार्य हुआ, काम होते रहे और बन के तैयार हो गया, आज जनता को समर्पित हो चुका है। तो ऐसा नहीं, बातों पर और कागजों पर लिखने से अखिलेश यादव कल सोचे कि मैंने तो ये सोचा था इसलिए ऐसा हो गया, सोचने से नहीं, करने से। वो तो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि अच्छी गुणवत्ता का प्रयोग नहीं किया गया इस एक्सप्रेस वे में, कई चीजों के आरोप लगाए गए हैं, घूसखोरी हुई है। देखिए, आरोप लगाना विपक्ष का कार्य है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि आरोप लगाने से अच्छा वो स्वागत करते कि हाँ ठीक है, मैंने जो विचार रखा था उसको इन्होंने तैयार किया और बहुत बखूबी तैयार किया। अच्छा, एक चीज बताइए, देश की सेना इतने बड़े बड़े जहाज उतार देगी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस एक्सप्रेस वे पर उतर रहे हैं, तो गुणवत्ता नहीं होगी तो क्या सेना क्यों उतारेगी जहाज अपने बड़े बड़े? आप बताइए, आप तो समझदार हैं, उनके पिताजी तो रक्षा मंत्री भी रहे। क्या सेना इस तरह से कार्य करती है क्या? जिस तरह से अखिलेश को शर्म आनी चाहिए, जिस तरह की वो बयानबाजी से एक्सप्रेस वे को लेकर और एजेंसियों के ये सरकार द्वारा किए हुए कार्यों पर इस तरह के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, इनको जवाब जनता अच्छी तरह से देगी। आपको बता दूं, इनको शर्म आनी चाहिए कि जनता का ही पैसा होता है जो विकास के कामों में लगाया जाता है। ये अखिलेश यादव ने जो भी कार्य किए वो अपने घर से 1 रुपए लगाकर इन्होंने एक रोड नहीं बनवाई होगी, जनता के पैसों से ही कार्य करता है सेवक, सरकार कार्य करती है। तो ये कहने लगे कि मैंने करवाया। अरे भाई साहब, आपने अपने घर से 5 करोड़ रुपए की 5 लाख की एक रोड बनवा दी हो तो बता दीजिए कहीं पर समाजवादी पार्टी के फंड से बनवा दी गई हो। जो लैपटॉप इन्होंने पहले बांटे थे वही स्टॉक में रखे हुए लैपटॉप आज भी बांटे जा रहे हैं। आप समझिए कितना बड़ा घोटाला अखिलेश यादव ने किया लैपटॉप के मामले में। ये आप किस बेस से कह रहे हैं? क्या आपके पास पुख्ता सबूत हैं? मैं पुख्ता सबूत की बात नहीं कर रहा हूँ, पुख्ता देखता हुआ दिख रहा है। आप देखिए ना, जो लैपटॉप, ये कौन से चंद्रभूषण जी, जब आपके पास सबूत हो कि आपने ऐसा कोई चीज पाई जिसमें ये दिखाया जा रहा हो कि यहाँ पर घूसखोरी हुई अखिलेश यादव की तरफ से, आप तो तुक्का लगा रहे हैं। तो नहीं, तुक्का नहीं लगा रहा हूँ, मैं असली बात कर रहा हूँ। आप जब इन तथ्यों पर जाएंगे तो आपको समझ में आएगी। अखिलेश यादव नकारात्मक राजनीति के शिकार हो गए हैं, उनको सकारात्मक राजनीति करनी नहीं आती। जिस दिन वो अपने पिताजी से भी सकारात्मक राजनीति सीख लेंगे तो वो नेता बन जाएंगे। अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो भी विकास के कार्य किए जा रहे हैं वो जनता को दिख रहे हैं, जनता उन पर विश्वास कर रही है। आप डिफेंस कॉरिडोर देख लीजिए, एक्सप्रेसवे देख लीजिए, गंगा एक्सप्रेसवे देख लीजिए, हर जगह कार्य किए जा रहे हैं और जनता को बताया जा रहा है कि ये योगी आदित्यनाथ जी की ईमानदार सरकार के कार्य। ठीक है चंद्रभूषण जी, ठीक है। हमारे साथ रमन शर्मा भी जुड़े हुए हैं जो कि भगत सिंह फोर्स यूनाइटेड से हैं। रमन शर्मा जी, आप कितने सहमत हैं चंद्रभूषण जी की बात से? मान्यवर, पहली बात लोकमंच को मेरा कोटि नमन। आप लोगों ने जो मुझे लाइक समझाया डिबेट के लाइक। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि चंद्रभूषण जी की बातों से बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ये कह रहे कि विकास असलियत में इन्हें पता ही नहीं विकास कहाँ से जाता है। विकास वो होता है कि जिस राज्य में जनता खुद जिस राज्य आपके बीच में मैंने नहीं बोला चंद्रभूषण जी, आपसे निवेदन करूंगा कि आप बीच में ना बोले। आपके बीच में मैंने नहीं बोला, प्लीज संयम बरतें, प्लीज निवेदन आपसे। ठीक है, बोलिए आप रमन जी। मुझे अपनी बात कह दीजिए चंद्रभूषण जी। जी रखिए।
मान्यवर, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी देश का किसी भी राज्य सक्षम और किसी भी देश का कोई भी राज्य का जनता जब विकास जब होता है कि जनता सुखी हो, जनता को 2 वक्त की रोटी, अच्छा रोजगार, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा जहाँ मिलती है वो ही विकास है। अब जैसे हमारे भाई साहब ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, रोड बनाए, ये बनाए, यही विकास कार्य में ही है। लेकिन फिर विकास कार्य क्या है रमन जी? विकास कार्य है क्या? विकास तो किया है सरकार ने, तभी तो बता रही है, तभी दिखा भी रही है, उद्घाटन भी कर रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, कोरोना काल में भी गरीब जनता की मदद की, गांव-गांव में राशन पहुंचाया, 80 लाख देश के 80 करोड़ लोगों को अन्न दिया गया। ठीक है, गरीब बोलिए रमन जी। किसानों को 2-2 हजार उनके किसान सम्मान निधि दी जा रही है, उज्ज्वला योजना के तहत। ठीक है चंद्रभूषण जी, रमन जी से समझ लेते हैं कहाँ दिक्कत आ रही है, उनसे समझ लेते हैं क्या है उनकी समस्या, बताइए। मान्यवर, विकास बिल्कुल ये मानता हूँ कि रोड जो है, ये जो रोड भी एक विकास का हिस्सा है। लेकिन एक चीज बात है, ये जब एक आम आदमी को क्या चाहिए, एक आम आदमी को सिर्फ और सिर्फ अच्छी एक नौकरी चाहिए, अच्छा एक जो क्या नाम है समाज चाहिए, अच्छा जो है मैं आपको बताऊँ वातावरण चाहिए, ठीक है, और एक सबसे अच्छी जो है उसे शिक्षा चाहिए, सबसे अच्छी जो है उसे चिकित्सा चाहिए, ठीक है। इन मामलों में कोई भी सरकार, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी, कोई भी सरकार आई है गई है, ठीक है, किसी ने भी कोई उचित कार्य नहीं किया है। और शिक्षा, जबकि ऐसा होना चाहिए कि शिक्षा में कोई घोटाला नहीं, किसी प्रकार से शिक्षा से लेकर जैसे लैपटॉप फ्री दे रहे हैं, इस चीज का विरोधी मैं भी, फ्री का जनता को नहीं देना चाहिए, उन्हें ऐसा सक्षम कर दीजिए कि जनता खुद अपने पैसों से, अपने मेहनत के पैसों से वो चीजें खरीद सके, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे भाई साहब ने ये कहा कि क्या विकास जो विकास हुआ है 4.5 साल में, वो विकास ये हुआ है कि पैसे 100 आ गए। विकास ये हुआ है कि जो सरसों का जो तेल था 85 रुपए का जो था, 80 रुपए का था, आज वो डबल है। रसोई गैस जो इन्होंने सब्सिडी घर घर पहुंचाने का काम किया, तो उसमें भी इन्होंने बोला कि एक सस्ता से सस्ते, लेकिन वही रसोई गैस 350 का आता था, 4.5 साल में ये देखिए ये 1000 पार करने जा रहा है, ठीक है। तो महंगाई 10 के तक इन्होंने और कम सीमा में पहुंचा रखी है, लेकिन रोजगार नहीं दिया जा रहा है, पैसा मार्केट में बिल्कुल नहीं है। कोई भी किसी भी प्रकार का, मैं सबसे पहले कोई भी सरकार आए तो सबसे पहले वो फोकस डाले रोजगार पे, लोगों की जिससे दिनचर्या चले। ये नहीं कि हमने ये कर दिया, उन्होंने लैपटॉप बांट दिया, उन्होंने आटा बांट दिया, उन्होंने चावल बांट दिया, उन्होंने 80 करोड़ को, जैसे भाई साहब बताया कि 80 करोड़ को हमने ये दे दिया, ठीक है। ऐसी नौबत ही क्या आई कोरोना काल में, ऐसा नौबत ही क्या है बांटने की। आप लोग शुरू से लेकर, कांग्रेस भी थी, आप भी थे, अगर शुरू से ही लेकर अब तक देश को इस तरीके से सक्षम कर देते कि वो ये छोटी छोटी चीजों को किसी का आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, चंद्रभूषण जी से जवाब ले लेते, बैठे हमारे साथ बीजेपी से। लूटा गया है, कांग्रेस ने भी लूटा है और बीजेपी भी लूटने का ही काम कर रही है। देखिए, मैं इस बात को कांग्रेस के, आप भी देख रहे होंगे कांग्रेस ने किस तरह से सामाजिक ढांचे को और धार्मिक आध्यात्मिक ढांचों को किस तरह से बर्बाद किया है। आप जो बात कह रहे हैं वो बात एकदम सत्य है, आपने एकदम सत्य बात कही है। आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस ने इस देश का सबसे ज्यादा बंटाधार किया है। क्यों? क्योंकि उनको परिवार चलाना था, आप लोग भी तो हैं, आप लोग भी तो उन्हीं के राह पे चल रहे हैं, परिवार को आप लोग भी तो चलाना हिंदू मुस्लिम परिवार में सत्ता चल रहे चाहिए हैं। थी। पहले बात सुनिए, उनको परिवार चलाना था, परिवार के लोगों का पेट भरना था, सत्ता चाहिए, विदेश में फल ले जाना था। कांग्रेस की ये नीति है, नियति है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं सेवकों की पार्टी है। वहाँ पर हर कार्यकर्ता किसी
ध्येय से पार्टी में आता है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं देश सेवा राष्ट्र सेवा के लिए आ रहा हूँ। चंद्रभूषण जी, रमन जी का कहना ये है कि आपने रोजगार नहीं दिया, इस वजह से ये नौबत आ रही है। उनका ये कहने का मतलब आप रोजगार को लेकर बात करिए ना, बताइए उनको, जवाब दीजिए कि रोजगार मैंने दिया है, और दिया है तो कहाँ दिया है, कागजों में ही दिया है या फिर हकीकत में दिया है? आप सुनिए सौरभ जी, जिस प्रकार से देखिए आपकी सरकार ने, आपके बीजेपी सरकार ने, आपके योगी जी ने 4.5 साल में कितने शिक्षा पर मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं, कितना शिक्षा में उन्नति की है, 4.5 वर्षों में इसे कहते हैं डेवलपमेंट। में आपको बताऊँ, आप सुनिए मेरी बात, जिस पिछले 4.5 वर्षों में जितनी भी लोक संघ सेवा आयोग से भर्तियां हुई, आज तक कोई एक आदमी आए कि यहाँ घोटाला हुआ, यहाँ इसके साथ गलत हुआ, सबको देश में सिर्फ लोक संघ, सुनिए, देश में क्या लोक संघ वाले ही हैं और आम आदमी नहीं है जो मतलब संघ में है, उनको अभी आपने कहा कि लोग संघ, अगर संघ में एक आपके संघ में जो लोग हैं वही राज्य के निवासी हैं, बाद बाकी आदमी मतलब कोई हक नहीं है नौकरी। सौरभ जी ये संघ और लोक संघ को समझ नहीं पा रहे, थोड़ा ये बात को अदरवाइज ले जा रहे हैं। ये आप समझा नहीं पा रहे, मान लीजिए आपको प्रदेश का समझाया है, सेवा बोर्ड अधीनस्थ है, जहाँ जो परीक्षा करवाता है, वहाँ पर पिछले 4.5 वर्षों में जितनी भी भर्तियां हुई, वहाँ पर कोई भी एक आदमी ये कह दे आके कि मेरे साथ गलत हुआ है, ठीक? आप 12.5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई, हर डिपार्टमेंट में भर्तियां की गई, लेकिन सबको वरीयता मैं ये कहना चाहता हूँ 12.5 लाख नौकरियां मिली है कागजों पे, सिर्फ धरातल पे दिखाइए ना। आप फिर वही बात है, आप डाटा निकाल के देख लीजिए। जो फरमान जारी हो रहा है उसे मत सुनाइए, जो धरातल पे जो कार्य हुआ उसे बताइए। 12.5 लाख रुपए, सॉरी 12.5 लाख नौकरी कहाँ हैं ये बताइए ना। आप बताएंगे कि हमने दिया? आज का युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है ना, आप बताएं, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो फैली है वो फैली है बीजेपी के समय। आप इस चीज को मानिए। नहीं देखिए, पार्टी एक अलग है आपकी, ठीक है। परिस्थितियां ऐसी हुई कि प्राइवेट सेक्टर ने भी बहुत लोगों को लेने से इनकार किया, घर पे नौकरियां, उनको कहा गया कि आप लोग घर पे रहकर काम कीजिए, उसके बाद भी सरकार ने उन सेक्टरों को कहा कि नहीं आप लोग इनको अच्छा ठीक है चंद्रभूषण जी, एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। चंद्रभूषण जी, कोविड से पहले 2014 से आपकी केंद्र में सरकार है, 2014 से आप कर क्या रहे हैं? चंद्रभूषण जी, एक छोटे से सवाल का जवाब, एक सेकंड रमन जी, एक सेकंड। चंद्रभूषण जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? एक छोटे से सवाल का जवाब चाहिए जो जनता भी आपसे चाहती है, क्योंकि जब हम फील्ड पे जाते हैं और जनता से बात करते हैं 2022 चुनाव को लेकर कि भाई आप किसको वोट दोगे, तो वो अदर पार्टियों की बात करते हैं, अखिलेश यादव की बात करते हैं, तो कोई मायावती को देने की बात करता है, तो कोई बीजेपी की भी करता है। लेकिन जब मैंने कारण पूछा कि आखिर आप अखिलेश यादव को वोट क्यों करना चाहते हैं, तो ज्यादातर समस्या एक चीज की निकल के आई कि बीजेपी की सरकार में महंगाई बढ़ गई, आखिर मैं खाऊं क्या? जो तेल की कीमत 80 रुपए, जैसे कि रमन जी ने बताया 80 से 100 रुपए थी, उसकी तेल की कीमत दोगुनी हो गई है। गैस सिलेंडर जो हमारे कम पैसे में भरता था उसकी भी कीमत अधिक हो गई है, वो भी डबल हो गया। आखिर ये कीमतें क्यों बढ़ती जा रही? आपने तो वादा जो जनता से किया था जब आप खड़े हुए थे चुनाव में, आपके जो कार्यकर्ता थे, जो नेतागण थे, वो जब भाषणबाजी करते थे कि चुनाव जीतने के बाद हम महंगाई कम कर देंगे, महंगाई पर ध्यान देंगे, शिक्षा पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देंगे, इन सब जगहों पर आप खड़े नहीं उतरे। देखिए ऐसा नहीं है, जो देश प्रदेश की परिस्थितियां और जिस हालत में प्रदेश हमको मिला था, आपको पता है जिस प्रकार से नहीं, प्रदेश आपको जिस तरीके से मिला था उससे जनता मतलब नहीं रखती है, उससे जनता, सुनिए पहले चंद्रभूषण जी, आप अपनी लगाते हैं और घुमा देते हैं, घुमाइए मत, जनता देख रही है, लोकमंच के दर्शक आपको देख रहे हैं, आप ये समझाइए कि जनता ने विश्वास तो आपसे इसलिए किया था कि जब आप आएंगे, सत्ता में आएंगे तो कम से कम महंगाई कम करेंगे। जब प्रदेश हमको मिला था तो महंगाई का जो दर था 17.5% था,
और अब वो घटकर 4.1 रह गई है। आप समझिए, आपका सबका महंगाई का दर उठा लीजिए और आज देखिए, उस समय तेल जो है ना 500 लीटर का इनके कहने। अच्छा ये बताइए, एक सेकंड, ठीक है रमन जी, मैं आपको भी सुन रहा हूँ, ठीक है। चंद्रभूषण जी, आप अपने आगे किसी की सुनते नहीं, मुझे लगता है आप अपने आगे किसी की सुनते नहीं और जबरदस्ती झूठ को सत्य में बदलते हैं, झूठ को सत्य में आप बदलते हैं। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं जिस तरीके से महंगाई की दर कम हो गई है, ये बताइए तेल और गैस सिलेंडर को लेकर जिस तरीके से आपने वादे किए जनता से कि गैस सिलेंडर कम से कम में मिलेगा, उसके रेट क्यों बढ़े? 900 के पास पहुंच गया गैस सिलेंडर। आप प्रदेश देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में ही रहता हूँ। सुनिए, आप प्रदेश की बात और उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जिस प्रकार से आप 2014 का उठा लीजिए, उससे पहले का उठा लीजिए, डाटा उठा लीजिए, ठीक। पेट्रोल डीजल अच्छा कहाँ था? 2014 से पहले जो है ना आपको ना 500 रुपए लीटर पेट्रोल था, अब तो सस्ता कर दिया आप लोगों ने, 100 पार कर दिया। नहीं महंगा कागजी बात कर रहे हैं आप। जो बीजेपी कार्यालय से आप लोगों का है ये बोलने के लिए, झूठ फैलाने के लिए झूठ फैला रहे हैं आप, धरातल वाली बात नहीं करते आप। सुनिए मेरी बात, जो धरातल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जनता, एक आम जनता के अधिकारी को बात क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, आप बात सुनना नहीं चाह रहे। कांग्रेस द्वारा जो ऑयल बॉन्ड साइन किए गए थे, उस समय का इन्होंने ऑयल बॉन्ड साइन करके सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया, जनता पर बोझ डाला। क्या आपको लगता है कि उसका फर्क जनता पर नहीं पड़ेगा? कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए गलत केस डालिए ना, कांग्रेस को जेल में डालिए। जो जिन्होंने घोटाला किया उन्हें जेल में डालिए ना। ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, सरकार आपके पास है, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ये आप लोगों का हिस्सा कांग्रेस ने आपको दे दिया। ऐसा कुछ नहीं किया, आप भी मांग सकते हैं। कांग्रेस ने मुझे दिया होगा तो आपको भी दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं मानने में देखिए, मेहनत की खाना जानते हैं। जिस प्रकार से आप लीजिए, आप लोगों को कम पड़ रहा होगा, किया है वो कोई भी सरकार कर नहीं सकती थी। कितनी योजनाएं चल रही हैं आपको पता है? प्रधानमंत्री, लेकिन उन योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल रहा है सर, लेकिन उन योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना आपको पता है? नहीं, मैं भी आपको गिना दूंगा कि बीजेपी की तरफ से हजारों योजनाएं चल रही, लेकिन उन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है। आम जनता ना रोटी मांगती है, आम जनता देखिए सत्यम जी, आम जनता ना रोटी चाहिए, ठीक है, रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छी चिकित्सा चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। आप क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? ये योजना चल रही है, वो योजना चल रही है, आप इतनी योजना, हाँ जी, इतनी योजना चला रहे हैं आप, ठीक है। उस योजना से एक आम नागरिक को, एक आम जनता को कहाँ फायदा मिल रहा है बताइए? अगर फायदा मिलता तो पहले रोजगार नहीं है और उसके बाद महंगाई इस चरम सीमा पे पहुंचा के रखी है आप लोगों ने कि लोगों की जान निकाल के रखेंगे। नहीं मिल रहा। ठीक है चंद्रभूषण जी, समय की कमी है, 10 सेकंड लेंगे आपके। आप ये बता दीजिए कि आगे की रणनीति क्या है 2022 चुनाव को लेकर? बीजेपी की आगे की रणनीति क्या है 2022 चुनाव को लेकर? देखिए रमन जी, एक सेकंड, समय की कमी है, 10 सेकंड का समय है केवल। जनता तक अपने सुशासन की बात करते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा और योगी जी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का, गरीब से अंत्योदय, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से अंतिम आदमी तक पहुंचने का, उस तक सुविधाएं देने का कार्य करते रहेंगे। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है इसलिए आप दोनों से ही माफी मांग रहा हूं, क्योंकि समय बेहद कम था, इसलिए इस चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ा। तो आपको बताते चले कि 2022 का जो चुनाव है वो बेहद नजदीक है और जिसको लेकर सभी पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं, जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, जनता के बीच पार्टियां जा रही हैं, तरह तरह के वादे भी जनता से किए जा रहे हैं। लेकिन ये देखना बेहद जरूरी होगा कि परिणाम जब आएंगे वो किसके पक्ष में होते हैं और उत्तर प्रदेश की कुर्सी जो है उस पर कौन विराजमान होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज।